हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एंड दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा लिमिट टेस्ट फॉर लेड। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को आज हम इस कंप्लीट वीडियो में कवर करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। तो हम देख रहे थे अपने ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और इसमें हम अपने लिमिट टेस्ट के बारे में बेसिकली पढ़ रहे थे। इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। बस इसमें हमारे 3 टॉपिक हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर लेड एंड लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब जो हमारा लास्ट पार्ट होगा यूनिट 1 का। और इस वीडियो में हम लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एंड लिमिट टेस्ट फॉर लेड के बारे में कवर करने वाले हैं, वो भी कम्प्लीटली। बाकी इससे पहले जो हमने लिमिट टेस्ट कवर किए हैं, अगर उन वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो लेक्चर्स को, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ नोट्स वगैरह आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में। तो जो हम लिमिट टेस्ट के बारे में बात करें तो लिमिट टेस्ट का सिंपल मतलब जितने भी हमने लिमिट टेस्ट पढ़े हैं उसमें हम लोग को एक बात तो समझ में आ गई है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी मतलब सोल्यूशन होता है, ठीक है। हमारे सोल्यूशन में अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई गंदगी प्रेजेंट होती है हमारे सोल्यूशन में, जो कि ना ही तो हमारे सोल्यूशन का पार्ट, मतलब जो हमारे सोल्यूशन में ड्रग एक्सीपेंट वगैरह होते हैं उसका पार्ट नहीं है, वो हमारे फॉरेन मटेरियल्स होते हैं। तो उस इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने में एंड आइडेंटिफाई, मतलब उसको पहचानने के लिए यहाँ हम सबसे पहले मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कम करते हैं कि उस इम्प्योरिटी को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर हमारी कोई भी इम्प्योरिटी अगर एक लिमिट में प्रेजेंट है तब तो हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन सही है, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस कर रहा है, अगर ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हमारे पूरे जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है वो पूरे सोल्यूशन क्या कर देती है, ख़राब कर देती है। तो इसीलिए इस सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में किसी मतलब इम्प्योरिटी कितनी प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और लिमिट टेस्ट बेसिकली इसलिए भी मतलब परफॉर्म किया जाता है कि जो इम्प्योरिटी है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इसके लिए भी लिमिट टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली इम्प्योरिटी की क्वांटिटी को मेज़र करके हम उसको स्टैंडर्ड, जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन मान लीजिए उसमें हमारी 10% इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो वो हमारी एग्जैक्ट 10% होगी, ना तो उससे कम होगी ना तो उससे ज़्यादा, मतलब वो हमारी एक एग्जैक्ट होती है कि हाँ वो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसीलिए कहलाता है ना कि उसमें कोई चीज़ एग्जैक्ट प्रेजेंट हो, तो वो ना तो कम होती ना तो ज़्यादा होती, ठीक है। तो उस टेस्ट सोल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं और उसी से हम पता लगाते हैं कि हमारी टेस्ट सोल्यूशन में कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो जब हम कंपेयर करते हैं टेस्ट सोल्यूशन को स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो मान लीजिए जो हमारी टेस्ट सोल्यूशन की इम्प्योरिटी है अगर 10% से कम प्रेजेंट है, ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंपैरिजन में, तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन ठीक है। और अगर टेस्ट सोल्यूशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अगर 10% से वो ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है टेस्ट सोल्यूशन में एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन फेल्ड है। तो इस तरीके से आप पूरा लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो यहाँ पे हम आयरन में क्या करने वाले हैं, ये लिमिट टेस्ट हम आयरन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली मान लीजिए हमारा सोल्यूशन है, तो इसमें हमारी आयरन की इम्प्योरिटीज़ कितनी प्रेजेंट है उसी को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल करने वाले हैं अपने सोल्यूशन में। और एक तरीके से देखा जाए तो आयरन इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करती हैं। मान लीजिए हमारे पूरे सोल्यूशन को ख़राब करने की ताकत रखती हैं, और अगर ये हमारी दवाइयों के अंदर जुड़ जाती हैं तो किसी भी पर्सन की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती हैं। तो इतना तो आप इसका बेसिक सा फंडा समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, जो कि हमारा मेन है। तो प्रिंसिपल हमारा बेसिकली लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में प्रिंसिपल हमारा बेसिकली ये कहता है कि इसमें जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, जिसको हम मर्कैप्टो एसिटिक एसिड के नेम से भी जानते हैं, ये बेसिकली हमारा क्या करता है, आयरन के साथ रिएक्ट करता है, विच रिएक्ट विद आयरन। थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ये हमारा आयरन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट बफर। मतलब कि अमोनियम सिट्रेट बफर की प्रेजेंस में जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड हमारा आयरन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये हमारा फॉर्म करेगा आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। और जो ये हमारा फॉर्म हो रहा है आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, ये हमारा बेसिकली पर्पल कलर का होगा, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग को मैं समझाऊँ, मान लीजिए हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक आप लोग दिख रहे हैं, हम लोग को मतलब पता लगाना है, हम इसमें मतलब हमको देखना है कि इसमें हमारी आयरन की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब हमको डर है कि हाँ इसमें हमारे सोल्यूशन में कहीं आयरन की इम्प्योरिटीज़ तो नहीं प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हमारे इसमें अगर आयरन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो इसमें हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं अपना थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर देते हैं, जिसको हम मरकैप्टो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो जब ये हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड इसमें हम डाल देंगे तो इसमें जितनी भी मतलब हमारी अगर आयरन की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी तो ये थायोग्लाइकोलिक एसिड उसके साथ क्या करेगा, आयरन इम्प्योरिटीज़ के साथ क्या करता है, यहाँ पे जो आयरन के कंपाउंड होंगे उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब जब ये हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड आयरन की इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा क्या फॉर्म कर देगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स। तो जब ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ये हमारा पर्पल कलर में होगा। तो जो हमारा पूरा का पूरा या मतलब कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो पूरा का पूरा जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा पर्पल कलर का। किस कलर में, पर्पल कलर में। अब जैसे कि ये वाला जो हमारा है, ये हमारा हमने टेस्ट सोल्यूशन बनाया। क्या बनाया, सबसे पहले हमने यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन बनाया। अब इसी के तरीके का हमको क्या बनाना है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी बनाना है, जिससे हम टेस्ट सोल्यूशन को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। तो जब हम इसी के तरीके का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें भी हमारा एक पर्पल कलर यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा पर्पल कलर का होगा। फिर उसके बाद जब दोनों सोल्यूशंस हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे टेस्ट सोल्यूशन का जो पर्पल कलर आया है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स का पर्पल कलर मतलब पूरे सोल्यूशन का जो पर्पल कलर आया है, उस पर्पल कलर को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के पर्पल कलर से क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हर बार की तरह यही होगा कि मान लीजिए जो हमारी टेस्ट सोल्यूशन का जो पर्पल कलर होगा उसकी इंटेंसिटी हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के पर्पल कलर से कम होनी चाहिए। अगर कम होगी तभी हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास होगा। लेकिन अगर हमारे टेस्ट सोल्यूशन की जो मतलब पर्पल कलर की इंटेंसिटी अगर हमारी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की इंटेंसिटी से ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के पर्पल कलर से ज़्यादा होगा टेस्ट सोल्यूशन का पर्पल कलर, तो ये क्या होगा, हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन होगा वो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंपैरिजन में हमारा टेस्ट सोल्यूशन फेल हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, देन द इंटेंसिटी ऑफ दिस पर्पल कलर इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मतलब टेस्ट सोल्यूशन के पर्पल कलर को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के पर्पल कलर से कंपेयर करते हैं और इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है वो पास है कि फेल है। और ये जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है इसका फीका होना ज़रूरी है, मतलब इसे थोड़ा फेडर होना चाहिए, इसकी इंटेंसिटी कम ही होनी चाहिए तभी हमारा पास होगा। अगर हमारा ये टेस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंपैरिजन में इस पर्पल कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है तभी हमारा फेल हो जाएगा। अब इतनी बात तो आप लोग समझ गए। अब एक चीज़ इसमें हमारी और ऐड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम सिट्रेट बफर, जिसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं। अमोनिया यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया यहाँ ऐड करते हैं। तो जो अमोनिया होगा ये हमारे टेस्ट सोल्यूशन क्या करेगा, पूरा एल्कलाइन कर देगा, एल्कलाइन नेचर कर देगा, मतलब इसको पूरे सोल्यूशन को एल्कलाइन कर देगा। और दूसरा हम इसमें अपना सिट्रिक एसिड भी ऐड कर देते हैं कि जिससे कि मतलब इसमें बैलेंस बना रहे, जो हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है इसकी सेंसिटिविटी बरकरार रहे, जिससे कि हमको जो रिजल्ट होता है वो अच्छा देखने को मिलता है। अब जैसे इसकी हम रिएक्शन देखें तो सिंपली हम लोग को पता है कि इसमें पहले तो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारा आयरन होता है वो पहले हमारा फेरस में होता है। अब ये हमारा जो आयरन है 2Fe2+, ये हमारा आयरन हो जाएगा। और ये हमारा होता है, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, आयरन तो हमारे पहले से प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में, फिर जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है हम इसको यहाँ से हम ऐड कर देते हैं। फिर जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है वो हमारे आयरन के साथ रिएक्शन करता है, मीन्स ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2-2 लिखा हुआ है, ये इसके मतलब ये 2 मोल आयरन के होते हैं और 2 मोल ये हमारे थायोग्लाइकोलिक एसिड के होते हैं। तो ये 2-2 मोल में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब ये जो होगा, ये फॉर्मूला जो होगा वो हमारे यहाँ पे जब यहाँ पे आएगा तो पलट जाएगा। मान लीजिए जैसे कि CH2SH ये हमारा इधर आ गया, ठीक है, और जो COO है ये हमारा इधर आ गया और बचा हुआ H जो होता है ये हमारा आ जाता है इधर। अब यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला पार्ट है, ये हमारा इसी का उल्टा होता है। मान लीजिए जैसे कि ये हमारा है, ठीक है, तो ये हमारा COO है, तो यहाँ पे क्या होगा, OOC हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला CH2SH है, तो ये वाला हमारा उल्टा हो जाएगा, मतलब कि HSH2C हो जाएगा। अब जैसे कि हमारा एक H यहाँ से जा रहा है और एक H यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे 2H हमारे यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा बचा क्या, Fe बचा, तो यहाँ पे बीच में हमारा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला और बचा हुआ, तो फिर ये जो आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं Fe के साथ।
इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है बनके, जिसको हम कहते हैं आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं फेरस मरकैप्टो एसीटेट। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना होता है आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, ये हमारा होता है पर्पल कलर में, ठीक है। अब पर्पल कलर की ही यहाँ पे हमको क्या करनी है, इंटेंसिटी चेक करनी होती है कि हमारा टेस्ट सोल्यूशन में ज़्यादा है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन में ज़्यादा है, टेस्ट सोल्यूशन में कम है या फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन में कम है, ठीक है। तो यही हमारा पूरा का पूरा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन होता है। अब जल्दी से इसके हम प्रोसीजर के बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में हमको यहाँ पे क्या करना है, दो यहाँ पे हमको सोल्यूशन बनाने हैं, एक हमारा होगा टेस्ट सोल्यूशन, एक हमारा होगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो सिंपली टेस्ट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमको सैंपल लेना होता है इसको हम सिंपली क्या कर देते हैं, इस वाले मतलब टेस्ट सोल्यूशन में अपना ऐड कर देते हैं, और उसके बाद सैंपल ऐड करने के बाद इसको हम, इसकी जो वॉल्यूम होती है इसको हम 40 ml तक यहाँ तक मतलब बना देते हैं, मतलब जितना वॉल्यूम इतना 40 ml तक पानी हम इस वाले सैंपल में फिल कर देते हैं। मतलब कि 40 ml वाटर में हमने यहाँ पे क्या किया, अपना जितना भी पूरा हमारा सैंपल था उसको हमने 40 ml वाटर में यहाँ पे हमने डिसॉल्व कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें हम ऐड करते हैं 20% वेट बाय वॉल्यूम का। इसमें हम 2 ml ऑफ 20%, जो हमारा 2 ml होगा उसका हम 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपने सैंपल में। और सिट्रिक एसिड हमारा आयरन फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें हमारा आयरन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें अपने सैंपल में इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर मरकैप्टो एसिटिक एसिड, उसकी हम 2 ड्रॉप अपने सैंपल में ऐड कर देते हैं। मीन्स यही हमारा मेन कंपाउंड है जो कि हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, उसकी सिर्फ हम यहाँ पे 2 ड्रॉप ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद हमारी जो भी प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अमोनिया होता है, ठीक है, यहाँ पे अपने सोल्यूशन में अमोनिया को ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन को यहाँ पे अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने सिट्रिक एसिड भी ऐड किया और अमोनिया भी, तो यही हमारा क्या कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना ये अमोनियम सिट्रेट बफर, तो यही चीज़ हमारी जब दोनों को डालते हैं तो ये हमारा अमोनियम सिट्रेट बफर कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो भी हमारा मतलब वाटर बचा होता है उसको हम मतलब 50 ml तक, जैसे 40 ml हमने पहले फिल किया था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम 50 ml तक पूरा का पूरा यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, अपना सोल्यूशन यहाँ पे 50 ml तक बना देते हैं। उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए मतलब रेस्ट पे रख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल डाला, ठीक है, उसके बाद हमने उसको 40 ml तक उसमें वाटर डाल दिया, मतलब 40 ml पानी में हमने अपने सैंपल को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने पूरे सोल्यूशन में क्या डाला, 2 ml का 20% W/V सिट्रिक एसिड ऐड किया, जो कि हमारा एक आयरन फ्री है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो कि हमारा मेन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है वो वाला सोल्यूशन डाला, जो कि हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, ये हमने 2 ड्रॉप्स डाल दी। उसके बाद हमने क्या किया, अमोनिया डाल दिया, जो कि हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन को क्या कर रहा है, अल्कलाइन बना रहा है। उसके बाद हमने पूरे के पूरे सोल्यूशन को हमने 50 ml तक फिल कर दिया, मतलब कि 40% पहले हमने पानी डाला था, उसके बाद 50 ml तक इसको हम पूरा सोल्यूशन तैयार कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम 5 मिनट के लिए कॉर्नर में रख देते हैं। अब इसी तरीके से हम अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को तैयार कर लेते हैं, बस इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है इसको हम इसमें चेंज कर देते हैं। इसमें हम सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयरन लेते हैं, जो हमारा आयरन होता है उसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन के यहाँ पे 2 ml ले लेते हैं, इसको हम डाइल्यूट कर देते हैं 40 ml वाटर में, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस जो हमने इसमें की थी, उसमें हम 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, 20%। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 2 ड्रॉप किसकी, थायोग्लाइकोलिक एसिड की, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अमोनिया ऐड कर देंगे, जो कि हमारे पूरे सोल्यूशन क्या कर रहा है, अल्कलाइन कर रहा है, और इसमें हम 50 ml तक अपने सोल्यूशन को फिल कर देते हैं। पूरा हमारा जो सोल्यूशन होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो 50 ml तक यहाँ पे बन जाता है, और उसको भी हम क्या करते हैं 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। अब उसके बाद जब दोनों को 5-5 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद जब 5 मिनट के बाद देखेंगे तो जब दोनों सोल्यूशन में हमारा जो कलर होगा पर्पल कलर वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा। फिर हम दोनों की मतलब दोनों सोल्यूशन की कलर की इंटेंसिटी को यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अब ऑब्जर्वेशन है, फिर रिजल्ट देख लेते हैं। तो मतलब कि जो हमारी पर्पल कलर की इंटेंसिटी हमारे टेस्ट सोल्यूशन में अगर कम आती है स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपैरिजन में, तो जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा वो हमारा पास्ड होगा, मतलब जो हमारा लिमिट टेस्ट हमने परफॉर्म किया वो हमारा पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे टेस्ट सोल्यूशन की इंटेंसिटी, जो हमारे पर्पल कलर की इंटेंसिटी टेस्ट सोल्यूशन की अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा है, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। तो अगर हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन वो पास है तो उसको हम फर्दरली आगे यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और लिखी हुई है, मान लीजिए जब भी आप प्रिपरेशन करें सॉल्यूशंस की, ठीक है, तो आप लोग को 5 मिनट के अंदर ही इमीडिएटली इसको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है।
तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये हमारे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकंड, जो कि हमारा है लिमिट टेस्ट फॉर लेड। अब जैसे कि हमने लिमिट टेस्ट फॉर आयरन पढ़ा, वैसे ही हमारा लिमिट टेस्ट फॉर लेड भी होगा। अब इसमें भी हमको क्या करना है, लेड की इम्प्योरिटीज़ के बारे में हमको पता लगाना है, उसको कंट्रोल करना है। अब जैसे कि हमारा कोई भी सोल्यूशन है, उसमें अगर हमारी लेड की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो उसी को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं थ्रू दी लिमिट टेस्ट। इसीलिए हम लिमिट टेस्ट को यहाँ पे लेड के लिए परफॉर्म करते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि इसमें हमारी लेड की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ये हमारे पूरे सोल्यूशन को ख़राब मतलब कर सकती है, ये हमारा एक हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो अब जो हमारा ये लेड होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करता है और हार्मफुल सब्सटेंस भी होता है। तो ये हमारा आयरन से भी ज़्यादा इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है हमारे सोल्यूशन में। अब जैसे कि वहाँ इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जैसे कि हमने आयरन में पढ़ा था, सेम ऐसे ही हमारी इसमें भी रिएक्शन होती है। इसमें होता है कि जो हमारा लेड होता है, तो लेड होता है वो हमारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि हमारा है डाइफेनल थायोकार्बोजोन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिथीजोन भी कहते हैं। ये हमारा एक मतलब एल्कलाइन, इसमें भी हमारा एमोनिया प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारा जो सोल्यूशन होगा वो एल्कलाइन इन नेचर होगा। तो ये हमारा जो डाइफेनाइल थायोकार्बोजोन है, ये हमारा लेड के साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा फॉर्म करेंगे लेड लिथीजोन कॉम्प्लेक्स। और जो हमारा लिथीजोन कॉम्प्लेक्स होगा, लेड लिथीजोन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा रेड कलर हमको देगा। अब जी हमारा रेड कलर मतलब थोड़ा सा अटपटे तरीके से देता है। मान लीजिए जैसे कि जो हमारा डिथीजोन कॉम्प्लेक्स होता है नॉर्मल तरीके से, वो हमारा होता है ग्रीन कलर में, क्लोरोफॉर्म के फॉर्म में होता है इन ग्रीन कलर। अब उसके बाद जब ये हमारा डिथीजोन लेड कॉम्प्लेक्स मतलब लेड डिथीजोन कॉम्प्लेक्स जब ये फॉर्म हो जाता है तो ये हमारा वॉयलेट कलर में होता है। जब मतलब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये हमारा वॉयलेट कलर में होता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है ये हमको रेड कलर देता है, एंड में हमको रेड कलर मिलता है। जैसे हमारी जो रिएक्शन होती है उसको जब हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तो जितनी भी रिएक्शन प्रोसेस चलती रहती है 5 मिनट के अंदर, तो जब 5 मिनट के बाद हम देखते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा सोल्यूशन होता है उसका कलर हमको रेड कलर का मिलता है। और यही जो हमको टेस्ट सोल्यूशन में जो रेड कलर मिलता है, इसी रेड कलर को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के रेड कलर से मतलब उसकी इंटेंसिटी से हम क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखें तो रिएक्शन थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मतलब ये कम ही आता है एग्जाम में, अगर आ भी जाता है तो इसको याद कर सकते तो आप लोग कर लीजिएगा, तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे ये कंपाउंड दिख रहा है ये हमारा होता है डिथीजोन, और जो पीबी होता है ये हमारा होता है लेड। तो ये आपस में क्या कहते हैं, एल्कलाइन मीडियम में ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने डिथीजोन में क्या किया, 2 मोल लिए। तो जो ये हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड है जब इधर आएगा तो ये हमारा पूरा का पूरा पलट जाएगा। तो अब ये वाला जो हमारा ये जो हमारा सी और मतलब इतना जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें हम सिर्फ एच हटा देते हैं तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा यहाँ आके जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा है C6H5, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड अब यहाँ पे H हटाया तो इधर क्या आ गया हमारा, ये C आ गया, और NH.N ये हमारा इधर आ गया, और N ये पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड है इधर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे बीच में क्या आ जाता है, लेड आ जाता है। फिर यहीं से ये वाला पार्ट है ये हमारा इधर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा इधर आ जाएगा, और जो इसका जो H मतलब था, जो H बचा हुआ था ये हमारा यहाँ पे आ जाता है, और ये जो C होता है ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे आ जाता है, और ये S यहाँ पे हमारा क्या करता है, जुड़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा बनके तैयार हो जाएगा, और इसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं डिथीजोन लेड कॉम्प्लेक्स, और यही हमको क्या करता है, आखिरी में रेड कलर शो करता है। अब जैसे कि रिएक्शन देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सोल्यूशन होता है इसमें हमारा प्रेजेंट होता है लेड, ठीक है। अब लेड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिथीजोन यहाँ पे अपना सोल्यूशन डाल देते हैं। तो जो डिथीजोन होता है, जिस सोल्यूशन में जितने भी हमारे लेड वाले मतलब कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उनके साथ डिथीजोन यहाँ पे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद तो पहले हमारा ये क्या था, ये हमारा जो डिथीजोन होता है वो नॉर्मली तो हमारा ग्रीन कलर का होगा। उसके बाद ये हमारा जब लेड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा वायलेट कलर में हो जाएगा, मतलब जब लेड के साथ मतलब ये हमारे लेड डिथीजोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वायलेट कलर में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होता है, जब पूरा का पूरा सोल्यूशन हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं तो ये हमारे रिएक्शन के थ्रू ये हमारा रेड कलर हमको दे देता है, मीन्स पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारा रेड कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, मीन्स हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन अगर इसकी जो रेड कलर है, हमको जो रेड कलर मिला है उसकी इंटेंसिटी हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन की इंटेंसिटी से कम है, तो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन
सोल्यूशन होगा वो पास होगा, लेकिन अगर हमारा टेस्ट सोल्यूशन की रेड कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा वो फेल होगा। और एक चीज़ आप लोग को और बता दूं कि जितना ज़्यादा हमारे रेड मतलब जो लेड होगा, लेड इम्प्योरिटी हमारे जितनी ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, उतना डार्क हमको रेड कलर देखने को मिलेगा। तो अब समझेंगे यहाँ पे हम इसके प्रोसीजर को। ये थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। अब सबसे पहले बात बता दूं, जो हमारा यहाँ पे मतलब प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, बेसिकली जो हम यहाँ पे सोल्यूशन टेस्ट सोल्यूशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, वो हमारे बेसिकली यहाँ पे नेस्ल सिलेंडर में ना छोड़ के यहाँ पे हमारी सेपरेटिंग फनल्स में बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं, फिर अपना स्टैंडर्ड वाला बनाते हैं। अब टेस्ट सोल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या करना है, नोन क्वांटिटी में हमको सैंपल लेना है, मतलब उसमें हमको चेक करना है कि हमारी कितनी क्वांटिटी में लेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं इन सेपरेटिंग फनल। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपना सेपरेटिंग फनल लेते हैं और इसमें अपना लेड सोल्यूशन जो होता है उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जब लेड सोल्यूशन हम अपना ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद हम सबसे पहले इसमें हम डालते हैं 6 ml ऑफ अमोनियम सिट्रेट, मतलब 6 ml यहाँ पे हम अमोनियम सिट्रेट को यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब जो हमारा अमोनियम सिट्रेट होता है, हमारे सिट्रेट मतलब सिट्रिक एसिड, अब मान लीजिए जैसे जो हमारा सिट्रिक एसिड है, इसको हम डायरेक्टली नहीं डाल रहे हैं अपने मतलब सैंपल में, सोल्यूशन में, सॉरी, इसको हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम सिट्रेट के फॉर्म में डाल रहे हैं, जो हमारा सिट्रिक एसिड है। अब ये हमने अमोनियम सिट्रेट बनाया कैसे, अब इसमें हमने 90 ml ऑफ वाटर लिया, उसमें हमने 40 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड ऐड किया, और उसके बाद हमने जब 90 ml वाटर पूरा मतलब पूरा वॉल्यूम फिल कर दी, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया अमोनियम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड और अमोनियम सॉल्यूशन मिलके यहाँ पे क्या बना दिए, हमारा अमोनियम सिट्रेट। और जो इसका ये जो हमने अमोनियम सिट्रेट बनाया है, इसको हम 6 ml ले लेते हैं और इसी वाले सेपरेटिंग फनल में अब अपना ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमको क्या ऐड करना है, यहाँ पे 2 ml ऑफ पोटेशियम साइनाइड ऐड करेंगे अपने इस सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 ml ऑफ हाइड्रोक्सीलमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद, ठीक है, जो ये सारे केमिकल्स हैं इसको जो हम ऐड कर देते हैं, इसके बाद अब बारी आती है हमारे सोल्यूशन को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए, एल्कलाइन सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब अपने सेपरेटिंग फनल में क्या ऐड करते हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल रेड, यहाँ पे हम फिनॉल रेड 2 ड्रॉप डाल देते हैं अपने सोल्यूशन में, जिससे कि हमारे पूरे सोल्यूशन में जो कलर होता है वो हमारा रेड होने लगता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम सोल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है, जिसके हमारा जो सोल्यूशन होगा वो हमारा एल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा। तो हमारा ये रेड कलर का सोल्यूशन भी हो गया और साथ साथ में हमारा अमोनियम के ऐड करने के बाद ये हमारा एल्कलाइन सोल्यूशन भी बन गया। अब इसके बाद बारी आती है हमारी डिथीजोन सोल्यूशन को ऐड करने की हमारी इसी सैंपल में, ठीक है। तो इस वाले सैंपल में हम क्या करते हैं, 5 ml ऑफ डिथीजोन सोल्यूशन इस वाले सोल्यूशन में अपना ऐड कर देते हैं। और ये जो डिथीजोन सोल्यूशन है इसको हम एक्सट्रैक्ट भी कराते हैं साथ में, और इसको हम तब तक एक्सट्रैक्ट कराते हैं जो हमारा डिथीजोन होता है, ठीक है, इसको 5 ml तक हम तब तक मतलब एक्सट्रैक्ट कराते हैं जब तक कि हमारा ग्रीन कलर सोल्यूशन में हमारा ये कन्वर्ट ना हो जाए। तो जब ये हमारा ग्रीन कलर का सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स हमारा जो डिथीजोन सोल्यूशन है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब जो हमारी जो यहाँ पे मतलब एक टाइप की लेयर फॉर्म हो जाती है डिथीजोन सोल्यूशन, जब ये हमारा ग्रीन कलर का होता है तो यहाँ पे ग्रीन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। जो हमारी ये लेयर होती है वो हमारी होती है क्लोरोफॉर्म की। अब आप लोग सोचोगे कि क्लोरोफॉर्म कहाँ से आया। अब जो हमारा डिथीजोन है, जो ठीक है, ये हमारा जो डिथीजोन होता है ये बेसिकली हमारा बनता है कैसे, ये भी जान लीजिए। जो हमारा 30 mg ऑफ डिथीजोन होता है, इसको हम 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा किसका हुआ, क्लोरोफॉर्म का ही तो हुआ। इसीलिए जो यहाँ पे लेयर फॉर्म होती है ग्रीन कलर की वो हमारी होती है क्लोरोफॉर्म की, ठीक है, जो कि हमारे एक्सट्रैक्शन के बाद हमको मिलती है देखने को। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब जो हमारा ये मतलब डिथीजोन एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारा किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, इसको हम पूरा निकाल लेंगे और दूसरे वाले सेपरेटिंग फनल में इसको हम ऐड कर देंगे। मीन्स इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, जो बची कुची हुई वाली, यहाँ पे सारी हमारी ख़त्म हो जाती हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की लेयर फॉर्म हुई है, मतलब इसको हम दूसरे फनल में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है इसको हम क्या करते हैं, इसमें इसको नॉर्मलाइज, जो हमारा मतलब डिथीजोन है इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डालेंगे 30 ml का 1% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड, मतलब कि इसमें हम 30 ml ऑफ यहाँ पे नाइट्रिक एसिड यहाँ पे हम पूरा ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद नाइट्रिक एसिड इस वाले फनल में ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा शेक करेंगे, जिससे कि जो हमारी क्लोरोफॉर्म की लेयर है वो डिस्कार्ड हो जाए, मतलब कि वो हमारी जो क्लोरोफॉर्म की लेयर है वो हमारी नॉर्मलाइज हो जाए और हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाए।
अब इसी वाले में से जो हमने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड वाला मतलब बनाया हुआ है, इसी में हम क्या करते हैं, इसी सोल्यूशन में हम अपना देखते हैं कि हमारा कितना क्या प्रेजेंट है। अब इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डिथीजोन सोल्यूशन। वहाँ पे हमने डिथीजोन एक्सट्रैक्ट ऐड किया था, यहाँ पे हम 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डिथीजोन सोल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है, इस वाले फनल में। ये आप लोग को ये लाइन याद रखनी है। अब इस वाली स्टैंडर्ड डिथीजोन सोल्यूशन में हमको क्या करना है, 10 mg ऑफ डिथीजोन लेना है, उसको हमें 1000 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में क्या करना है, डिजॉल्व कर देना है, डाइल्यूट कर देना है। अब इस वाले पूरे का पूरे सोल्यूशन इसमें ये जो हमने प्रिपेयर किया है डिथीजोन सोल्यूशन, इसका हम 5 ml लेंगे स्टैंडर्ड, और इसमें जो सेपरेटिंग फनल है इसमें हम ऐड कर देंगे, और साथ में इसके हमको यहाँ पे 4 ml अमोनियम साइनाइड भी ऐड कर देना है इसी सेपरेटिंग फनल में। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, 30 सेकेंड इसको जो हम शेक कर देंगे तो यहाँ पे अगेन जो हमारी क्लोरोफॉर्म की लेयर होगी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। तो अब जो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की लेयर हमारी सेपरेटिंग फनल में दूसरे फनल में बनी हुई है, इस वाले कलर को हम क्या करते हैं, जब स्टैंडर्ड वाला सोल्यूशन हम अपना प्रिपेयर करेंगे, ये वाला स्टैंडर्ड वाला सोल्यूशन जब प्रिपेयर करेंगे तो सेम वही हम क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड वाले सोल्यूशन के कलर को और इस वाले कलर को हम आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, और पता लगाते हैं कि कौन सा कलर हमारा मतलब डार्क है, कौन से कलर की ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो अगर हमारे टेस्ट सोल्यूशन की कलर की इंटेंसिटी हमारी कम है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन होता है वो पास होता है, लेकिन अगर हमारे टेस्ट सोल्यूशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है कलर की तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन फेल होता है। तो वही हमारा ऑब्जर्वेशन है, फिर रिजल्ट में भी लिखा है, द कलर ऑफ क्लोरोफॉर्म लेयर डेवलप्ड इन टेस्ट सोल्यूशन शुड नॉट बी मोर इंटेंस देन द कलर ऑफ ऑब्टेन इन स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये लिखा हुआ है कि जो हमारे टेस्ट सोल्यूशन में जो क्लोरोफॉर्म की लेयर की जो कलर है, ठीक है, जिनको कलर मिला है वो हमारा ज़्यादा इंटेंस नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन का, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जो कलर है उसके इंटेंसिटी हमारी टेस्ट सोल्यूशन में कम होनी चाहिए, तभी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा पास होगा। और यहाँ पर टेस्ट सोल्यूशन तो हमने जान लिया था, स्टैंडर्ड हमने नहीं बताया। तो स्टैंडर्ड में आप लोगों को बस सिंपल सा ही करना है कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है, किसका, लेड का, और कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, सेपरेटिंग फनल में ट्रांसफ़र कर देना है। बाकी का जो प्रोसीजर होगा वो हमारे टेस्ट सोल्यूशन की तरह एकदम सेम होगा। बाकी लास्ट इसमें आ जाता है प्रिकॉशन, जो कि हमको लेने होते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसेस, यानी कि जो भी हम रिएजेंट या फिर केमिकल ऐड करेंगे वो हमारी लेड फ्री होनी चाहिए, यानी उसमें हमारे रिएजेंट या फिर केमिकल में पहले से कोई भी लेड इम्प्योरिटीज़ नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। और बाकी जो ग्लासवेयर्स हम यूज़ करेंगे वो हमारे एकदम प्रॉपर क्लीन एंड वॉश्ड होने चाहिए, और किससे वॉश्ड होने चाहिए, HNO3 वाटर से, मतलब HNO3 से डाइल्यूट HNO3 से वॉश होने चाहिए, या फिर जो हमारे डिस्टिल वाटर होता है उससे वॉश होने चाहिए। तो आई होप आप लोग को दोनों के दोनों लिमिट टेस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली मिल जाएंगे, और जो सभी मतलब लिमिट टेस्ट हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस हमारा एक ही लिमिट टेस्ट बचा हुआ है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, फिर हमारी जो यूनिट फर्स्ट होगी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।